नमस्कार, वेलकम टू राणा एडू सेंटर। मैं अनीशा सिंह। आज इस वीडियो में आप सभी को एनसीईआरटी साइंस 7th क्लास का चैप्टर 2 जिसमें कि प्राणियों में पोषण से संबंधित फैक्ट्स दिए गए हैं उसको बताऊंगी, साथ ही कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखेंगे पहला यहाँ पे जो पॉइंट है वो है पाचन। तो पाचन क्या है? तो जटिल पदार्थ, जब हम लोग शरीर खाद्य पदार्थ के तौर पर जटिल पदार्थों को खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, उनका सरल पदार्थों में टूटना विखंडन कहलाता है। और ये जो पूरी प्रोसेस है खाना उसका फिर विखंडित होना, ये जो प्रक्रम है वो पाचन कहलाता है। पाचन यानी भोजन अंतर्ग्रहण करने की जो विधि है वो विभिन्न जीवों में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे कि मधुमक्खी एवं मर्सर पक्षी यानी हमिंग बर्ड जो हैं वो पौधे के मकरंद चूसते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मानव तथा कुछ अन्य जंतुओं में बच्चे जो हैं वो माँ के दूध को पीते हैं। तो ये विभिन्न आपको स्टाइल जो है देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे स्टारफिश। तो स्टारफिश या तारा मछली, ये जो यूनिक सा मतलब कहें तो भगवान की देन है। ये जो स्टारफिश हैं वो सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट वाले जो कवच वाले जो कठोर जंतु हैं उनका आहार करते हैं। इनको मतलब कहें तो एक स्टारफिश हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करते हैं और कवच खोलने के बाद अपने मुख से अपना आमाशय शरीर के बाहर निकालते हैं तथा जंतुओं के कोमल भाग को खा जाते हैं और उसके बाद आमाशय को वापस शरीर में रख देते हैं और उसके बाद धीरे धीरे इनमें पाचन होता है। मतलब कहे तो एक यूनिक जो पाचन प्रक्रिया है प्रकृति के द्वारा इनमें दिया गया है। क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सी ऐसी मछली है जिनका आमाशय जो है वो शरीर के बाहर आकर भोजन को ग्रहण करती है। तो ये स्टारफिश है और ये वैसे जीव को मतलब अपना आहार बनाते हैं जो कि जिनमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ कठोर कवच होता है, जैसे कि घेंघा वगैरह, शंख वगैरह। ठीक है, तो आगे देखेंगे मानव में पाचन। तो मानव में जो है वो भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है और ये भोजन जो है वो आहार नाल से गुजरता है जहाँ से कई प्रकार के पाचक रस जो है वो आकर मिलती है तथा भोजन का पाचन करता है। अब आहार नाल जो है हमारा मुख से लेके गुदा तक यानी एनएस तक जो है वो फैला हुआ है। अब इसको विभिन्न पार्टों में बांटकर हम लोग यहाँ पे पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो इसके जो है वो इसको जो है 6 पार्टों में बांटा गया है। पहला जो है वो मुख गुहिका है, दूसरा ग्रास नली या ग्रासिका कहते हैं, तीसरा आमाशय है, चौथा क्षुद्रांत जिसको कि छोटी आंत भी कहा जाता है, पांचवा बृहदांत जिसको कि बड़ी आंत कहते हैं और छठा और लास्ट मलद्वार यानी गुदा यानी एनस है ये। अब आइए यहाँ पे देखेंगे मुख गुहिका। तो मुख गुहिका जो है वो इसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं हम लोग। आहार को शरीर के अंदर लेने की जो क्रिया है उसी को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पहले पूछा गया है कई एग्जाम में, आगे भी पूछेगा कि अंतर्ग्रहण क्या है। तो आहार को मुख के द्वारा शरीर के अंदर लेने की जो प्रक्रिया है उसी को कहते हैं। भोजन को दांतों की सहायता से चबाते हैं और मुख में उपस्थित लाला ग्रंथि से लार रस यहाँ पे स्रावित होती है और भोजन में मिलती है आकर। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो आहार नाल है कैसे डिवाइड है। तो ये हमारा मुख गुहा हुआ। अब यहीं पे आपको ये जो हमारा जीभ है उसके नीचे में आपको लार ग्रंथि यानी लाला ग्रंथियाँ देखने को मिलेंगे और कुछ यहाँ पे रस जो है स्रावित होते हैं और भोजन के साथ मिलते हैं, उसको क्षारीय बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा मुख गुहिका है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो ग्रसनी है ग्रासिका है वो देखने को मिलेगा जो कि भोजन को आमाशय में लेकर जाती है। आमाशय में पचने के बाद ये जो भोजन है हमारा वो छोटी आंत में जाएगी। ये छोटी आंत है, छोटी आंत में अवशोषित होने के बाद ये बड़ी आंत में जाती है और उसके बाद वो एनस के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये पार्ट है हमारे आहार नाल का। अब देखेंगे यहाँ पे कि हमारा जो मुख गुहिका है वहाँ पे भोजन में लाला रस मिलता है। लाला रस जो है वो मंड को यानी कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदलता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ये बीबीआई पॉइंट है। मुख गुहिका में एक जीव होता है जो मांसल पेशी है। याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है क्या है, तो मांसल पेशी है। यह भोजन को मिलाने
तथा निगलने के कार्य को जो है वो करता है। इस पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का स्वाद का पता चलता है और यहाँ से भी क्वेश्चन बनते रहता है। अब देखेंगे दूसरा जो पार्ट है हमारे आहार नल का है वो भोजन नली यानी कि ग्रसिका। इसी भोजन नली के माध्यम से खाद्य पदार्थ जो है वो मुंह से अमाशय तक जो है वो पहुंचाया जाता है और इसमें जो भोजन है वो संकुचन के माध्यम से अमाशय तक पहुंचाया जाता है। तो याद रखेंगे इसको। अमाशय अब तीसरे पार्ट के तौर पर देखेंगे तो यह जो अमाशय है वो मोटी भित्ति वाली थैलीनुमा संरचना है। यह जो इसकी आकृति है वो चपटा है तथा जे आकार की है। क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि वो कौन सा अंग है जिसका आकार जे है, या आपसे पूछा जा सकता है कि अमाशय का आकार क्या होता है, तो जे आकार का होता है। याद रखेंगे यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग भी है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। कौन है सबसे चौड़ा भाग आहार नाल का, तो ये अमाशय है हमारा। यह ग्रसिका से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में खुलता है। अमाशय जो है यहाँ पे देखेंगे कि इसके जो आंतरिक स्तर होते हैं या सतह होते हैं वहाँ से स्लैस्म एक लिक्विड है जो कि वो संरचना, वो जो आंतरिक संरचना है उसका वो मतलब यहाँ पे प्रोटेक्शन करता है। स्लैस्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा पाचक रस जो है वो स्रावित होते हैं। याद रखेंगे क्वेश्चन यहाँ से भी कई बार देखने को मिला है। स्लैस्म और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कहाँ से स्रावित होते हैं, तो अमाशय में होते हैं। स्लैस्म जो है वो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि ये जो आंतरिक स्तर है वहाँ से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है और ये काफ़ी मतलब कहे तो अगर इसको प्रोटेक्शन नहीं दिया जाए तो ये पूरे अंग को जो है जला देगा। इसलिए स्लैस्म का जो है उत्सर्जन यहाँ पे होता है जिसके माध्यम से इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो याद रखेंगे स्लैस्म अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा खाद्य पदार्थ को जो है वो अम्लीय बनाता है। चूँकि वो क्षारीय होता है पहले से, अब इसको अम्लीय बनाने की ज़रूरत होती है, तो उसी के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव यहाँ पे होता है। और खाद्य पदार्थ में जो बाहर से जितने भी जीवाणु आएंगे उसको नष्ट ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पे करता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो पाचक रस निकल रहा है उसके माध्यम से प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित किया जाता है। अब देखेंगे चौथा भाग, तो ये है क्षुद्रांत यानी छोटी आंत। तो ये जो पार्ट है वो 7.5 मीटर लंबा होता है और कुंडली नली है। इसमें यकृत एवं अग्न्याशय से विभिन्न प्रकार के रस आकर मिलते हैं जो भोजन के पाचन में मदद करते हैं। यकृत जो है वो गहरे लाल भूरे रंग का ग्रंथि है जिससे पीत रस निकलता है और पीत रस जो है वो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यकृत जो है वो शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में देखने को मिला है। कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर का, तो यकृत है। यकृत से ही वसा का स्राव होता है जो कि पित्ताशय में यकृत से जो है वो पित्त का स्राव होता है जो कि पित्ताशय में जमा होता है और ज़रूरत के हिसाब से वो धीरे धीरे जो है वो उसका स्राव होता है और वसा को पचाने में ये हेल्प करता है। तो यहाँ से दोनों क्वेश्चन बना हुआ है। पित्त जो है किसके पाचन में मदद करता है, तो वसा के। कहाँ से निकलता है, यकृत से। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अब यहाँ पे देखेंगे इसका जो यकृत का रंग है वो गहरे लाल भूरे रंग की है, ये भी याद रखेंगे। अब दूसरा पार्ट अग्न्याशय। अग्न्याशय जो है वो हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है और अमाशय के नीचे में मौजूद होती है। ठीक है, इससे निकलने वाला रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन को सरल रूप में परिवर्तित करता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में टूटती है। वसा जो है वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में टूटती है। प्रोटीन जो है वो एमिनो अम्ल में परिवर्तित होती है। किसके माध्यम से होती है ये सब, तो ये अग्न्याशय से निकलने वाले रस के माध्यम से होती है। साथ में यहाँ पे याद रखेंगे कि अग्न्याशय से जो और यकृत से जो निकलने वाली जो रस है वो कहाँ पे आके मिलती है, तो छोटी आंत में। 17वीं BPSC PT में ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी था। अब देखेंगे मानव में अवशोषण कैसे होता है। तो क्षुद्रांत में भोजन दीर्घ रोम या रसांकुर के द्वारा अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में जाता है और इस प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। और धीरे धीरे ये सारे शरीर में जहाँ भी आवश्यकता है वहाँ पे ये पोषण जो है वो पहुँचा दी जाती है।
दीर्घ रोम क्षुद्रांत के आंतरिक भित्ति पर अंगुली जैसी संरचना होती है जो कि पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। अवशोषित भोजन का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थ को बनाने में किया जाता है और इस प्रक्रिया को श्वांगीकरण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है कि श्वांगीकरण क्या है। तो पोषक तत्वों का शरीर में अवशोषित होना ही श्वांगीकरण कहलाता है। अब देखेंगे आगे हम लोग कि कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन के सहायता से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में होता है। साथ ही बड़े पैमाने पर ऊर्जा यहाँ पे मुक्त होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है, ये भी याद रखेंगे। आगे देखेंगे कुछ नोट्स है यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। अभी हालांकि यहाँ से नहीं क्वेश्चन पूछा गया है तो आगे भी नहीं कह सकते हैं, तो इसको याद रखेंगे। अमाशय की जो कार्य प्रणाली है इसकी खोज 1822 में अमेरिकी चिकित्सक विलियम ब्लूमोंट के द्वारा किया गया था। इन्होंने जो है एक जो सैनिक थे एलेक्सिस सेंट मार्टिन, इनको अमाशय में जो है गोली लगी हुई थी। उसी के उपचार के दौरान इन्होंने अमाशय की कार्य प्रणाली का जो है वो पता लगाया था। कब? तो 1822 में। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अब देखेंगे पांचवा जो हमारा आहार नल का पार्ट है वो है बृहदांत यानी बड़ी आंत। तो क्षुद्रांत के द्वारा यानी छोटी आंत के द्वारा जो भोजन पचा नहीं होता है उस और जिसका अवशोषण नहीं हुआ होता है वो बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यह जो हमारा बृहदांत है वो 1.5 मीटर लंबा होता है। कितना? तो 1.5 मीटर लंबा होता है। जो छोटी आंत थी वो 7.5 मीटर लंबा था। इसका जो मेन काम है बड़ी आंत का वो है जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना। तो केवल हम लोग अभी तक बहुत सारे गाइड में पढ़े हुए हैं ये चीज़ कि बृहदांत में ही जो है यानी बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ लवणों का भी अवशोषण होता है। याद रखेंगे, अगर ऑप्शन में रहा, अगर इसको आप इग्नोर कर दें तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जल और लवणों का अवशोषण के बाद जो बचा हुआ पदार्थ है, अपचित पदार्थ है, वो मलाशय में चला जाता है। साथ ही अर्ध ठोस मल के रूप में गुदा के द्वारा जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये रहा हमारे ह्यूमन में पाचन। अब देखेंगे घास खाने वाली जंतुओं में पाचन। चूँकि घास जो है उसमें बड़े पैमाने पे सेलुलोज होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे इनके जो मानव है उनसे इनके पाचन तंत्र में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे हम लोग देखते हैं, प्राय अनुभव भी किए हैं कि जो जानवर हैं हमारे वो जल्दी जल्दी घास वगैरह को जो है वो निगलते हैं और अमाशय में जाके इसको स्टोर कर देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि अमाशय में ही ये जो भाग जहाँ पे ये घास को स्टोर करते हैं उसको रूमेन कहते हैं। रूमेन को प्रथम अमाशय भी कहा जाता है। याद रखेंगे, जंतुओं में जो रूमेन है उसको प्रथम अमाशय के तौर पे हम लोग जानते हैं। इसमें भोजन का मतलब आंशिक पाचन होता है। पूछा जा सकता है कि जंतुओं में भोजन का आंशिक पाचन कहाँ होता है? तो रूमेन में होता है, और पूरी तरह से जो पाचन होता है वो अमाशय में होता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि जो पशु है वो रूमेन में अपना भोजन तो स्टोर कर लिए, अब पाचन कैसे होगा? तो ये जब बाद में पशु जो हैं वो रूमेन से घास को छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाते हैं और चबाते रहते हैं, यानी कि जुगाली करते हैं। ये जो प्रक्रिया है उसको रोमंथन यानी जुगाली करना कहते हैं। तथा ऐसे जंतु जो बाद में बैठ के वो मुँह चलाते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं उसको रूमिनेंट कहा जाता है या रोमंथी के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे कि सारे पशु जो हैं रूमिनेंट नहीं होते हैं, रोमंथी नहीं होते हैं। कुछ पशु हैं जैसे कि गाय, भैंस वगैरह, यही सब जुगाली करते रहते हैं बैठ के, यही सब जो है वो रोमंथी में रखे जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि आखिर ये जो घास में सेलुलोज है इसका पाचन के लिए ये रूमेन की व्यवस्था क्यों की गई है, रूमेन होना जरूरी क्यों है? तो जो घास है इसमें सेलुलोज बड़े पैमाने पे पाया जाता है। सेलुलोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। इसके पाचन के लिए जो जीवाणु है जंतुओं में वो रूमेन में ही पाया जाता है। बहुत सी जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते क्योंकि उनमें रूमेन नहीं होता है। जानवरों जैसे कि घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत तथा बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसको कि अंधनाल कहा जाता है। अंधनाल में सेलुलोज का पाचन होता है। तो यहाँ दो तरह का पॉइंट आपको नया देखने को मिला है।
एक है रुमेन और दूसरा है अंधनाल। अंधनाल में सेलुलोज का पूरी तरह से जो है वो पाचन होता है, जबकि रुमेन में सेलुलोज को पचाने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। साथ ही जो पशु हैं वो घास वगैरह को जल्दी जल्दी निगल कर रुमेन में ही स्टोर करते हैं, याद रखेंगे। अब देखेंगे अमीबा में संभरण और पाचन। तो अमीबा जो है वो जल वाले सोर्स में पाए जाते हैं, एक कोशिकीय जीव है यह निरंतर अपनी आकृति जो है वो और स्थिति बदलते रहती है। कौन? अमीबा। अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकला होता है, जिसके कि पदार्थ या कृत्रिम पाँव कहा जाता है, जो इनको गति देता है, साथ ही भोजन को पकड़कर उसको पचाने में हेल्प भी करता है। यहाँ पे आइए फिगर में देखते हैं हम लोग, ये जो चीज़ है ये इसी को जो है वो पदार्थ या पदार्थ कहते हैं। इसी के माध्यम से इनमें गति होती है और साथ ही ये अपना शेप बदल कर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भोजन को ये ग्रहण भी कर रहा है। ये माउथ की तरह यहाँ पे शेप बन रही है और भोजन कलिका इसमें जो है फंस जाएगी और यहीं पे इनका पाचन हो जाएगा। तो इस तरह की पाचन प्रणाली अमीबा में पाई जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यह भोजन के कण के चारों तरफ पदार्थ विकसित करके उसमें खाद्य धानी में फंसा लेते हैं। ये जब अपना शेप चेंज करते हैं और खाद्य कणिकाओं को फंसाते हैं तो इसको खाद्य धानी के नाम पे जाना जाता है, याद रखेंगे। ये हुआ अमीबा में पाचन। कुछ एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो जहाँ से अक्सर जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि पोषण के तहत कौन कौन सी प्रक्रिया शामिल है, क्वेश्चन बनता है। तो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण तथा निष्कासन, ये 5 प्रक्रिया जो है वो पोषण में आते हैं। सबको सम्मिलित तौर पर ही यहाँ पे पोषण कहा जाता है। मंड यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो कहाँ से शुरू होता है? तो मुख से शुरू होता है। कई बार क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिल गया है। मंड को ही कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, याद रखेंगे। प्रोटीन का पाचन जो है वो अमाशय में शुरू होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है कई बार। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, एकदम याद रखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है कई एग्जाम में। अब आगे देखते हैं, ये तो हुआ फैक्ट्स। अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में टूटकर शरीर को पोषण प्रदान करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पाचन। मंड का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये मुख से प्रारंभ होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कहाँ होता है? तो अमाशय में होता है। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुलियों के समान अनेक प्रावर्ध होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? इसी के माध्यम से हम लोग भोजन यानी पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। तो इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको दीर्घ रोम और रसांकुर दोनों कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे आंसर आपका सी हो जाएगा। ए और बी दोनों कहा जाता है। अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है? तो ये जो अमीबा है वो अपने भोजन का पाचन जो है वो खाद्य धानी में करता है। अभी हम लोग इसको देखे थे, याद रखेंगे। मानव पोषण को मुख्यतः कितने चरण में विभाजित किया गया है? तो ये जो चरण है वो 5 है। अभी हम लोग जस्ट ऊपर देखे थे, याद रखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता रहा है। आगे देखेंगे, 7वां क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? अभी पढ़े थे हम लोग, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो ये यकृत है। किस ग्रंथि का आकार जे जैसा होता है? तो अमाशय का होता है। आगे देखेंगे कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो 1.5 मीटर की होती है। सेलुलोज को पचाने वाले जीवाणु पशुओं में कहाँ पाया जाता है? तो ये रुमेन में पाए जाते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से भी। आगे देखेंगे कि सेलुलोज का पाचन पशुओं में कहाँ होता है? तो अंधनाल में होता है। अभी जस्ट इसको देखे थे, याद रखिएगा इसको। आगे देखिए कि छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो 7.5 मीटर होती है। अमीबा को गति किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो ये पदार्थ के द्वारा प्राप्त होता है, जो बाद में खाद्य धानी में बदलते हैं और भोजन का पाचन भी करते हैं। प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? तो ये अमाशय में होता है, याद रखेंगे। कहाँ पे? अमाशय में होता है। पित्त रस किसके पाचन में सहायक होता है? तो वसा के पाचन में सहायक होता है। विलियम ब्लूमंट के द्वारा किस वर्ष अमाशय की कार्य प्रणाली का खोज किया गया था? किस वर्ष किया गया था ये प्रणाली का खोज? तो ये किया गया था 1822 ईस्वी में। अग्न्याशय ग्रंथि का रंग कैसा होता है? क्वेश्चन बन सकती है यहाँ से। तो ये जो है वो हल्का पीला होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को कैसा बनाता है? तो यह भोजन को अम्लीय बनाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स
विथ क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से कंटिन्यू पूछा जाता है, याद रखेंगे आप। अगर अच्छा लग रहा है हमारा प्रयास तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक इसको जो है वो फॉरवर्ड करें, उनको भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।